हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं भारत में खाद्य सुरक्षा। ठीक है, यह जो है क्लास 9 का चैप्टर है, अर्थशास्त्र का। तो खाद्य सुरक्षा क्या होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। खाद्य सुरक्षा से मतलब है कि जो भारत सरकार है वहाँ पे भारत सरकार के खाद्य जो भंडार है वहाँ पे हमेशा अनाज की उपलब्धता बनी रहे, उत्पादन अच्छा हो और वितरण भी अच्छा हो। केवल भंडार में होने से ही नहीं कार्य पूरा हो जाता। भंडारण में अच्छे से हो और उसके बाद उसका वितरण भी हर एक व्यक्ति तक पहुँच हो। उसकी उत्पादन अच्छा होगा तभी भंडारण भी अच्छा होगा। और कभी कभी जब उत्पादन अच्छा नहीं होता है तो आयात भी किया जाता है। तो इस तरह से जो है कि खाद्य सुरक्षा बनी रहनी चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो। खाद्य सुरक्षा से क्या मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य उपलब्ध हो, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के मतलब अच्छी गुणवत्ता का खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता भी हो और उपलब्ध भी हो। खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा ना हो। इसी तरह से खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बहुत सारी परिस्थिति जैसे बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं ऐसी आ जाती हैं, जैसे कि भूकंप हो गया, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो तो निर्धनता रेखा पर के लोगों की खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। तो क्या होता है कि जब बहुत ही बुरी प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उस समय में लोग जो है कि असुरक्षा से ग्रसित हो जाते हैं। जिनके पास पैसा है वो भी जो है खाद्य पदार्थ नहीं खरीद पाते हैं। खाद्य सुरक्षा का अर्थ था आधारिक खाद्य पदार्थ की सदैव पर्याप्त उपलब्धता। तो जैसे अमर्त्य सेन ने इसमें ये जोड़ा कि सभी लोगों तक, हकदारियों तक, सभी लोगों का हक है इस खाद्य पदार्थ पे और प्रत्येक व्यक्ति तक यह खाद्य पहुंचना चाहिए। जैसे खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफ़ी परिवर्तन हुआ। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन एक होता है। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में यह घोषणा की गई कि व्यक्ति, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक आर्थिक पहुंच सदैव हो। खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा ये जो है बातें कही गई है। तो सभी लोगों तक यह जो है कि खाद्य सुरक्षा का ये अर्थ है। तो यह है खाद्य सुरक्षा। तो विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में हुआ था। इसमें यह घोषणा की गई कि व्यक्तिगत, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों, खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य सभी लोगों तक पहुँच सदैव हो। सब मतलब सभी लोगों तक सदैव पहुँच हो उसकी। नेक्स्ट है, किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उस समय क्या होता है, जैसे कि सूखे के कारण क्या होगा कि खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। तो इससे क्या होगा, प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है और खाद्य की कमी के कारण कीमतें उसकी बढ़ जाती है और कुछ लोग जो ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते उनके लिए दिक्कत हो जाती है। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है, अधिक लंबे समय तक बने, तो भूखमरी के पैदा हो सकती है। व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है। एक अकाल जो आया था बंगाल फेमाइन, यह जो है 1943 में आया था, बंगाल का अकाल। इसमें जो है बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। करीब 30 लाख लोग मर गए थे भूख से।
भूख से मर गए थे और चावल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और जो गरीब लोग थे जैसे कि कृषि करने वाले और मछुआरे, परिवहन कर्मी और अन्य श्रमिक, तो वो लोग जो है अनाज बहुत ज़्यादा कीमतों पे थी, उसको खरीद नहीं पाते थे, इसलिए 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब जो है बंगाल प्रांत में चावल की उपज पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये है कि 1938 में उत्पादन 85 लाख था और आयात 0 है यहाँ पे। निर्यात भी 0 है। कुल उपलब्धता भी 85 टन थी। 1939 में यह घट गया था और यहाँ पे थोड़ा कुछ आयात करना पड़ा और कुल उपलब्धता 83 टन थी। इसी तरह से 1940 में 82 टन है, आयात भी किया गया। 1941, 42, 43 में, अब देखिए यहाँ पे 43 में क्या हुआ कि इतना कम कभी नहीं हुआ है और जब यहाँ पे कम हुआ था तो आयात भी किया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि टोटल 85 टन होता है तो यह ठीक है, लेकिन यहाँ 79 हो गया आयात करने के बाद भी, तो 30 लाख लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो है बंगाल फेमाइन के समय का, बंगाल अकाल के समय का ये फ़ोटो है। इसमें क्या देख रहे हैं कि 1943 में बंगाल के अकाल के दौरान पूर्वी बंगाल के चटगांव जिले में गांव छोड़कर जाता हुआ एक परिवार और राहत केंद्र पर भूखमरी से पीड़ित लोग, बहुत सारे राहत केंद्र खोले गए थे जहां पे जाके लोग जो है अपना भोजन प्राप्त कर सकते थे। इसी तरह से अब हम एक चीज़ देखेंगे, वो है रामू की कहानी। रामू की कहानी में क्या है कि यह गांव का एक किसान है और उसका 10 वर्ष का बेटा है और 2-3 बेटियां हैं और उसके पास कोई खेत नहीं है। वो दूसरे किसी खेतीहर, जो बड़े खेत वाले होते हैं जिनके पास ज़्यादा खेत होती है, वहाँ पे कार्य करता है। उसकी पत्नी और बच्चे भी जो है दूसरे के घरों में बर्तन धोने का कार्य करते हैं और दूसरे के जो पशु हैं जैसे गाय और भैंस हो गए उनका ध्यान रखने का कार्य करते हैं। और जब वो खाली होते हैं तो वो क्या करते हैं, ईंट भट्ठों पे जाके ईंट बनाने का कार्य करते हैं। तो ये चीज़ दिखाई गई है रामू की कहानी में कि गांव में किस तरह से लोग अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है। खाद्य असुरक्षित कौन है, इस बारे में हम थोड़ा ध्यान देंगे। तो खाद्य असुरक्षित कौन हो सकता है? जिसके पास भूमि नहीं हो या फिर नगण्य भूमि पर हो या पारंपरिक दस्तकार हैं, उनके पास कोई कला है और उस कला से जो वो उत्पादित कर रहे हैं आज के समय पे उसकी कोई कीमत नहीं है, तो वो लोग भी बहुत गरीब हो गए हैं। पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार और निराश्रित और भिखारी, शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार, कामकाजी सदस्य प्रायः कम और वेतन वाले व्यवसाय अनाश्रित श्रम बाजार में काम करते हैं। मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे जो कि श्रम करते हैं रोज़ डेली वेज पे, और क्या होता है कि कभी कभी जब वो कार्य नहीं कर पाते तो उनके पास हर एक वस्तु की कमी हो जाती है। इसी तरह से एक अहमद की कहानी यहाँ पे दी हुई है। इसके माध्यम से ये समझाया गया है कि यह जो है गांव से आया हुआ है, झुमरी तलैया से, और शहर में रहता है और रिक्शे चलाता है और ये झोपड़ी में रहते हैं और रिक्शे की कमाई से ही इनका पूरा परिवार पलता है। माँ बाप, भाई बहन, सारे के सारे, 2 भाई 2 बहन हैं। तो ये निर्धनता से नीचे आ जाते हैं और अन्य दिनों में हम मुश्किल से इतना, और इन्हें जो है एक कार्ड बनता है जो शहर और गांव में भी पीडीएस कार्ड कहते हैं या राशन कार्ड भी कहते हैं। इस कार्ड से ये होता है कि गरीब लोगों के, जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग आते हैं उनके लिए यह पीला कार्ड बनता है। यह कार्ड लेके जाएंगे जहाँ पे वितरण का एक जगह होती है, ऑफिस कहें या जो कहें, तो वितरण का एक वितरण क्षेत्र होता है। वहाँ पे जाने पे गेहूँ, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल, ये सारी चीज़ें बहुत ही कम रेट पे प्राप्त हो जाती हैं, बहुत ही कम रेट पे प्राप्त हो जाती हैं। इसी तरह से अगर हम देखें खाद्य में कि खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा की भूमि, जाति पिछड़े जाते कुल वर्गों का या तो भूमि का आधार कमजोर होता है, फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है। तो सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो खाद्य असुरक्षित कौन है? जिनकी खाद्य असुरक्षित वही है जिनके पास खेत नहीं है, कोई नौकरी नहीं है
तो ये जो है खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो जाते हैं। उसी तरह से कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं पारिवारिक सर्वेक्षण के अनुसार 1998 में 90 के अनुसार भारत में ऐसी महिलाओं और बच्चों की संख्या 11 करोड़ के लगभग है। मतलब कि जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं वो जो है बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें ये भी देखा गया है कि खाद्य असुरक्षित सबसे ज़्यादा क्षेत्र कौन से हैं, तो जो आदिवासी हैं और जो सुदूर क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के आने से बार बार प्रभावित होते हैं क्षेत्र आदि में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या अनुमानित रूप से बहुत अधिक है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। भूखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है। भूखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, यह गरीबी लाती है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित होने से वर्तमान में भूखमरी समाप्त हो जाती है। भविष्य में भूखमरी का खतरा कम हो जाता है। भूखमरी के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं। तो इस तरह से है जैसे कि किसी मौसम में जब अनाज ज़्यादा होता है तो उस समय जो है लोगों के पास पर्याप्त अनाज होते हैं। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में असक्षमता के कारण दीर्घकालिक भूखमरी से ग्रस्त होते हैं। मौसमी भूखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंध है। यह जो है ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्र में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे बरसात के मौसम में अनियत निर्माण श्रमिक को कम काम रहता है। इस तरह की भूखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में असक्षम रहता है। ठीक इसी तरह से हम देखेंगे कि भूखमरी के प्रकार में कई है से कुछ तो लोग मौसमी भूखमरी, कुछ दीर्घकालिक और कुल इतना हो गया। तो ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी जो भूखमरी है वो 1983 में इतनी परसेंट है और ये 2.3% है दीर्घकालिक। और यहाँ पे देखिए 1999 से 2000 तक मौसमी भूखमरी में कितनी कमी आ गई है। पहले 16% थी, 16.2% 2.6% हो गई है और दीर्घकालिक भी। तो खाद्यान्न जो है भारत में भूखमरी से ग्रस्त परिवारों का प्रतिशत, तो ये चीज़ें सुधार हुई है। अब शहर में देखिए क्या है। तो इस तरह से जो है भूखमरी जो थी ज़्यादा थी, अब कम हो गई है। स्वतंत्रता के बाद जो है खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई। मतलब भारत में जो है कृषि के लिए एक नई रणनीति अपनाई गई, जिसकी परिणत मतलब हरित क्रांति जिसे कहते हैं। और यह विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी किया था, मतलब लोगों के अंदर ये भावना पैदा करने के लिए। बहरहाल अनाज की उपज में वृद्धि समानुपातिक नहीं रही। उत्तर प्रदेश और पंजाब में ये देखा गया कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में जो है सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई। मतलब कि 1968 की ये बात हो रही है कि इस समय जो 1968 है, इस समय जो है हरित क्रांति शुरू हुई और सबसे पहले उत्तर प्रदेश और पंजाब में जो है उत्पादन बहुत अच्छा हो गया था, जहां अनाजों का उत्पादन बढ़कर 12-13 में 78 करोड़ टन पर पहुंच गया था, जो अब तक का सर्वाधिक ऊंचा रिकॉर्ड था। वर्ष 2012-13 में उत्तराखंड, झारखंड और असम, तमिलनाडु में उत्पादन का स्तर पिछड़ता रहा। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भारत में खाद्य सुरक्षा है उसके बारे में बात करेंगे। तो 70 के दशक के प्रारंभ में, जो 70 का दशक का प्रारंभ था, 70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा। देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया।
तो उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण पिछले 30 वर्षों में भारत जो है खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम स्थितियों के बावजूद कारण से अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई। इस व्यवस्था के 2 घटक हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो बफर स्टॉक में ये होता है कि हमेशा जो है अनाज को एक निश्चित मात्रा होती है उतना हमेशा बना रहना चाहिए। और भारत में अनाज की उपज टन में यहाँ पे हम देखेंगे तो देख लीजिए कि 1960 से 61 में जो उत्पादन था ये इतना 50 टन ही था। अब ये बढ़ते बढ़ते और 11, 12, 12, 13 और 13, 14 तक का दिया हुआ है। अब जो है कि देखिए 70 से 71 में यह 100 टन से ज़्यादा हो गया और फिर यह 80, 81 में यह जो है 125 टन के आसपास रहा। 90, 91 में यह 150 टन हो गया और से ज़्यादा हो गया और यहाँ भी 150 टन। ये 2001 और 2 में जो है 200 टन पहुँच गया। 2002-3 में ये घटा है और जो है कि फिर से 4 में, 2005-6 में और फिर 2009-10 में भी यह बढ़ के कितना हो गया 250 टन के आसपास, 220-25 टन के आसपास हो गया। और यह जो है 14 में 300 टन पहुंच गया है। ठीक है, 2013-14 में। तो यहाँ पे हम देखेंगे बफर स्टॉक क्या है। बफर स्टॉक क्या है यहाँ पे हम देखेंगे। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं, चावल का भंडार है। ठीक है, बफर स्टॉक क्या है? जो भारतीय सरकार है, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, यह अपने पास खूब ज़्यादा भंडारण करके रखती है। भारतीय FCI जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अधिशेष उत्पाद वाले राज्यों में किसानों से गेहूं, चावल खरीदता है और यह जो है FCI जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अनाज खरीदता है किसानों से और किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई और मौसम से पहले सरकार न्यूनतम कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? ऐसी कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमतों पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है। अब यहाँ पे है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यह क्या है? भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इस वितरण प्रणाली को PDS कहते हैं। यह जो वितरण प्रणाली है वही गरीबी रेखा से नीचे जिन लोगों को पीला कार्ड मिलता है, तो वितरण प्रणाली के माध्यम से उनके पास पीला कार्ड रहता है, वहीं पे जो है सरकार अनाजों को अपना देती है और वहाँ से वितरित किया जाता है बहुत ही कम रेट पे। जब अधिकांश क्षेत्र, गांव, कस्बों, शहरों में राशन की दुकानें हैं, देश भर में इतना लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानों में उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है। चीनी, खाद्यान्न, मिट्टी के तेल का भंडार होता है। ये सब जो है ये सब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। बाजार कीमत से कम कीमत पे लोगों को बेचा जाता है। और राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रति माह इनकी एक अनुबंधित मात्रा से कि 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल और 5 किलोग्राम चीनी आदि निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है। तो यही है PDS, राष्ट्रीय उत्पादन एवं वितरण योजना, उचित दर राशन की दुकान। ये इस तरह से होती है, हर गांव में ये होती है। आप ये देख सकते हैं, राष्ट्रीय उत्पादन एवं वितरण योजना PDS जो होता है वितरण, ये इसी तरह से ये होता है। यहाँ पे कम रेट पे गरीब लोगों को अनाज दिया जाता है गरीबी को उन्मूलन करने के लिए। तो भारत में जो यह व्यवस्था है बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि के में हुई, मतलब जब ये अकाल पड़ा उसके बाद ही हरित क्रांति हुई और 60 के दशक में 1970 तक जो है अच्छा खासा उत्पादन होने लगा।
और फिर उसके बाद जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और मजबूत किया गया और एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम को चलाया गया। काम के बदले अनाज के भी प्रारंभ किया गया। तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, ये सारे के सारे सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाई गई, ठीक है, जो पहले से ही थी लेकिन उसे और मजबूत किया गया। और जो है एकीकृत बाल विकास सेवाएं 1975 में शुरू की गई और काम के बदले अनाज भी, यह व्यवस्था भी शुरू की गई। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चल रहे हैं जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इनमें से स्पष्ट रूप से घटक खाद्य भी है, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन आदि विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति क्या है? तो यह जो है सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी और निर्धन गैर निर्धनों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता था। बाद के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यह जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि मानव गरिमामय जीवन निर्वाह कर सके। इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या, 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया। 1992 में देश के 1700 ब्लॉक में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई। ये कह रहा है कि 1992 में भारत में 1992 में जो ब्लॉक है 1700 ब्लॉक में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई। इसका लक्ष्य था कि दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना। जून 1997 से सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए प्रणाली प्रारंभ की गई। यह पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमतें नीति अपनाई गई। 2000 में इसके अतिरिक्त 2000 में 2 विशेष योजनाएं अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई। अब यहाँ पे हम थोड़ा इस चार्ट का अवलोकन कर लेंगे। यह है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसमें बीपीएल निर्धनता रेखा से नीचे, एपीएल निर्धनता रेखा से ऊपर। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस तरह से है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की गई 1992 तक और लक्षित समूह सर्वजनीन थे और निर्गत कीमत जो थी ये थी। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पिछड़े ब्लॉक में खाद्यान्न इतना उपलब्ध कराया गया, इतने रेट पे। और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ना, उसी में समय समय पे बहुत सारे चेंजेस भी होते रहे हैं और ये दूर दूर तक मतलब और पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता रहा है। और खाद्यान्न का जो क्विंटल है, टन है, वो भी जो मात्रा दी जाती रही वो भी बढ़ाया गया है। और अन्नपूर्णा योजना 2000 में चालू हुआ। दिन वरिष्ठ नागरिकों को इतना खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाता था। उसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये लागू किया गया, प्रति माह इतना दिया जाता था। तो ये हो गया हमारा। अंत्योदय अन्न योजना क्या है? अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभागों ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को सर्वेक्षण के द्वारा चुना। 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ और 3 रुपये
आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक परिवार को इतने किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया। अनाज की यह मात्रा अप्रैल 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़कर 35 किलोग्राम कर दी गई। जून 2003 से 2004 में अगस्त में अतिरिक्त बीपीएल परिवार को 2 बार जोड़े गए। इससे इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई। तो इस तरह से यह जो है सैनी, श्वेत एंड मार्याकोजी का बफर स्टॉक का स्तर एवं चावल और गेहूं के मानक। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 2014 में एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास गेहूं और चावल का भंडार 65 करोड़ टन था, जो न्यूनतम बफर प्रतिमान से बहुत अधिक था। फिर भी यह बफर स्टॉक प्रणाली से लगातार ऊंचा बना रहा। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के वितरण द्वारा स्थिति में सुधार हुआ। अनाज वितरण से हालात सुधरे। इस बात पर आम सहमति है कि बफर स्टॉक जो है स्टॉक का उच्च स्तर बेहद अवांछनीय है। यह बर्बादी भी है। विशाल खाद्य स्टॉक का भंडारण बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में ह्रास के अतिरिक्त उच्च रखरखाव लागत के लिए भी जिम्मेदार है। न्यूनतम समर्थित कीमत को कुछ वर्ष के लिए स्थिर रखने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वर्धित न्यूनतम समर्थित कीमत पर अनाज की अधिक खरीदारी प्रमुख अनाज उत्पादक अन्य राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की ओर से डाले गए दबाव का नतीजा है। इसके अलावा चूंकि खरीदारी कुछ समृद्ध क्षेत्रों पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश कुछ सीमा तक पश्चिम बंगाल के मुख्यतः 2 फसलों तक सीमित है। न्यूनतम समर्थित कीमतों के बढ़ने से सरकार की खदानों की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ गई। एफसीआई की बढ़ती परिवहन ने इसे बढ़ा दिया। नगरीय भारत में प्रति व्यक्ति प्रति माह चावल की खपत जो है इतना किलोग्राम से घटकर इतना किलोग्राम 2011-12 में हो गया। प्रति व्यक्ति पीडीएस चावल की खपत 2000 तक ग्रामीण भारत में दोगुनी हुई और नगरीय भारत में 66% बढ़ी। तो यही कह रहा है कि किस तरह से सरकार जो है सारे अनाज खरीद के रखती है और आवश्यकता पड़ने पर उससे जो है वितरित करती है। ये चीज़ है। सरकारी सहमतियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका। तो सरकारी सहमतियाँ नहीं, समितियाँ जो होती हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये जो है खाद्य सुरक्षा में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। समितियाँ जो होती हैं, सरकारी समितियाँ खाद्य सुरक्षा में निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती है। ठीक है। तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं उनमें से करीब 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। तो ये जो दुकानें होती हैं जो कि सरकारी समितियों द्वारा चलाई जाती हैं, यहाँ पे कम कीमत पे अनाज मिलता है। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ता को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियाँ उपलब्ध कराने में तेज़ी से प्रगति कर रही है। गुजरात में दूध और दुग्ध उत्पादों में तो यही कह रहा है कि दूध उत्पादों में अमूल और सफल सहकारी समिति का उदाहरण है, सहकारी समिति का उदाहरण है। श्वेत क्रांति ला दी। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समितियों के और अनेक उदाहरण हैं। महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ने विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी ताकि एडीएस और गैर सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता कार्य। अनाज बैंक अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में खुलते जा रहे हैं। अनाज बैंकों की स्थापना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें फैलने और एडीएस की कोशिश रंग ला रही है।
तो ये जो चीज़ें हैं कि जो सरकारी समितियाँ होती हैं वो भी अनाज को वितरित करती हैं कम रेट पे, और उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताएं। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसके क्वेश्चन आंसर को भी मैं करा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो संदर्भ हो गया, क्वेश्चन आंसर में है भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है। ये सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।